दुनिया में ऐसे कई योद्धा हुए हैं जिनका इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया है। तो कई ऐसे योद्धा भी थे जिनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है। ऐसे ही एक योद्धा थे जिनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि फ्रांस के एक महान बादशाह थे। उन्होंने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया था। 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका राज्य के अचाचियो में जन्मे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में ब्रिटेन के महान योद्धा ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने कहा था कि युद्ध के मैदान में वो अकेले ही 40,000 योद्धाओं के बराबर है। एक आम आदमी से बादशाह की गद्दी तक का नेपोलियन की जिंदगी का सफर बेहद ही दिलचस्प है। ये पूरा किस्सा आज हम आपको सुनाएंगे। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 में फ्रांस के अजेकियो शहर में हुआ था। ये शहर कोर्सिका राज्य में पाया जाता है। नेपोलियन के 4 भाई और 3 बहनें थीं। एक अमीर परिवार में पैदा होने की वजह से नेपोलियन को बचपन में ही अच्छी शिक्षा मिल गई थी। उन्हें एक सैनिक ऑफिसर बनने के लिए फ्रांस की सैन्य अकादमी में भर्ती किया गया था और सैनिक स्कूल में शिक्षा के बाद उसने 1784 में तोपखाने से संबंधित विषयों की पढ़ाई करने के लिए पेरिस के कॉलेज में एडमिशन लिया था। उसके टैलेंट को देखते हुए फ्रांस के राजकीय तोपखाने में उसे सब लेफ्टिनेंट की नौकरी मिल गई और उसे 2.5 शिलिंग का रोज वेतन मिलने लगा, जिससे वो अपने 7 भाई बहनों का पालन पोषण करता था। उस व्यक्तिगत गुण और साहस को देखकर फ्रांस के तत्कालीन प्रभावशाली नेताओं से उसका परिचय बढ़ता रहा। उसके बाद उसे आंतरिक सेना का सेनापति भी नियुक्त किया गया। इसी बीच 9 मार्च 1796 को जोसेफीन से उनकी शादी हो गई। नेपोलियन की पहली पत्नी जोसेफीन निसंतान थी, इसीलिए उसने ऑस्ट्रिया के सम्राट की पुत्री मैरी लुइस से दूसरी शादी की और फिर वे पिता बने थे। नेपोलियन ने अपने युद्ध कौशल से फ्रांस को विदेशी शत्रुओं से मुक्ति दिलाई। अपने अदम्य साहस और वीरता के कारण वो 27 साल की उम्र में फ्रेंच आर्मी ऑफ इटली का सेनापति बनकर सार्डिनिया पर विजय पाने के लिए गया। नेपोलियन का अगला विजय अभियान ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करके वहां के सम्राट कैंपो फॉर्मियो को संधि की अपमानजनक शर्तों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करना था। इसके बाद नेपोलियन ने टोलेंटिन की संधि पर पोप के हस्ताक्षर करवाकर फ्रांस की अधीनता स्वीकारने पर मजबूर कर दिया था। उसके बाद फ्रांस ने नेपोलियन को इंग्लैंड पर विजय हासिल करने के लिए भेजा, लेकिन इंग्लिश चैनल की बाधा ने नेपोलियन को पराजित कर दिया। नेपोलियन ने मिस्र पर विजय प्राप्त करके पूर्वी एशिया में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशकों को अपने अधीन करने का फैसला कर लिया। 1798 में 35,000 प्रशिक्षित सैनिकों के साथ कूच कर दिया। उसे रास्ते में माल्टा, पिरामिड, सिकंदरिया, नील नदी की संपूर्ण घाटी पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से वो भारत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन ब्रिटिश नौसेना की शक्ति के आगे नेपोलियन परास्त हो गया। बाद में फ्रांस की भूमि पर लौटने पर उसने अपनी राजनीतिक कुशलता से नवीन कंसुलेट सरकार की स्थापना कर खुद को वहां का शासक घोषित कर दिया था। फ्रांसीसी जनता ने 15 दिसंबर 1799 को उसे अपना सम्राट स्वीकार कर लिया। 25 दिसंबर 1799 को उसने देश का नवीन संविधान लागू कर दिया। 1804 को सीनेट ने अपना प्रस्ताव में नेपोलियन को फ्रांस के सम्राट के रूप में स्वीकृति दे दी थी। ऐसा माना जाता है कि 1814 तक नेपोलियन ने सम्राट के पद पर रहते हुए कई महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए थे, लेकिन लिप्जिंग के युद्ध के पश्चात उसे फ्रांस के सम्राट का पद त्याग कर देश निकाला मिलने पर एल्बा द्वीप में रहना पड़ा था। वहां से भागकर आने पर देशवासियों ने उसे पुनः सम्राट के रूप में फिर से स्वीकार किया था। 6 वर्षों का कष्ट भरा जीवन बिताने के बाद नेपोलियन ने मृत्यु से पहले अपनी वसीयत में लिखा था कि मुझे सोन नदी के तट पर फ्रांस की जनता के बीच दफनाया जाए, जिससे कि मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूं। हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट की मौत को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। लोग मानते हैं कि उसकी मौत पेट के कैंसर की वजह से हुई थी और कुछ मानने वाले यहाँ तक कहते हैं कि वाटरलू की लड़ाई में हार जाने के बाद नेपोलियन को 1821 में सेनेट हेलेना द्वीप से निकाल दिया गया था, जहाँ 52 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि साल 2001 में फ्रांसीसी विशेषज्ञों ने नेपोलियन के बाल की जांच में पाया कि उसमें आर्सेनिक नाम का जहर था। यह भी माना जाता है कि वह हो सकता है कि सेनेट हेलेना के तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर ने फ्रांस के काउंट के साथ मिलकर नेपोलियन को मारने की साजिश की थी।
लेकिन अमेरिकी वैज्ञानिकों के अनुसार नेपोलियन की बीमारी का जो इलाज किया गया उसी ने उसे मार दिया।